बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह में मैं हमेशा की तरह आपके साथ मौजूद हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ द ब्यूटीफुल हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज कंपैरेटिवली कल की निस्बत गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है क्योंकि हवा चलना शुरू हुई है और हम देखते हैं रात को छत पे कितनी फिट हवा। मैं नहीं छत पे गई बिकॉज मैं इतना काम कर करके थक चुकी होती हूँ ना कि फिर मेरे अंदर किसी चीज़ की सगा वो मैं बताया ना 9 साढ़े 9 बजे मेरा एक टर्न ऑफ टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद मैं टर्न ऑफ हो चुकी होती हूँ। फिर मैं फुल टाइम मदर ना। अच्छा, मैंने उस दिन किसी से पूछा तो मैंने कहा फुल टाइम मदर क्या होता है? कहते फुल टाइम मदर होता है जिसका प्यो कुछ नहीं कर रहा होता क्योंकि सब प्यो कमा रहा होता है, फिर माँ सब कुछ कर रही होती है। नहीं मंसूर, जब घर पे होते हैं तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन वो घर पे होते ही नहीं है। बिकॉज मैं 2 बजे घर पहुँच जाती हूँ उसको लेकर खदीजा को, और मंसूर जो है वो 7 साढ़े 7 बजे घर आते हैं। तो वो बहुत प्रोलॉन्ग आवर्स होते हैं। और फिर मुझे ये भी होता है कि एक बंदा जो इतना ज़्यादा सुबह 9 बजे गया था और शाम को 7 बजे आ रहा है, उसको थोड़ा सा टाइम अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए भी चाहिए, तो एटलीस्ट वो तो उसको देना चाहिए। उसके बाद फिर ऑब्वियसली बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो वो थोड़ा सा समझो उस बात को जी कि कितना मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आपके साथ कलर मैच कर लिया। आप देख लें कि बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अब टेलीपैथी है जो मैच हो जाती है। देखिए आपका जो बड़े वाला फूल है, इस कपड़े बड़े वाला फूल उसके साथ मैंने चुप कर दिया। अच्छा, मैं आजकल कलर्स इसलिए नहीं बता रही बिकॉज मुझे होता है कि सब लोग बहुत ज्यादा गर्मी है और सब लोग अपनी पसंद के रंग जो है वो पहनना चाह रहे हैं। गर्मी है तो सबसे पतला होता है। हाँ, पतला क्या है? उसके नीचे आपको जो है वो स्लिप भी ना पहननी पड़े, सी थ्रू भी ना हो, पतला भी हो, गर्मी भी ना लगे, बहुत ज़्यादा टाइट भी फिटिंग में ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद आप एक सूट का इंतखाब करते हैं। तो इसलिए मैं कलर्स जो है मौसम कि जिसमें आप बाहर फिर बेहतर लग रहा होता है, कमरे में तो आपको लग रहा होता है खौफ आ जाएगा, थोड़ी देर में डेथ हो जाएगी। हलीमा, आज का मौजू है बेवफाई। तो मैं आज सोच रहा था कि बेवफाई क्यों की जाती है, मतलब इसकी क्या वजूहात होती है एक औरत के पर्सपेक्टिव से और एक मर्द के पर्सपेक्टिव से, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज आपकी भी इनपुट चाहिए होगी। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स भी लेंगे और आपसे पूछेंगे कि एक औरत और एक मर्द को क्या लगता है। एक वजह आप सबने बतानी है और हम ज़्यादा भी बता सकते हैं, लेकिन आपने एक वजह बतानी है क्योंकि वक्त हमारे पास कम होगा, हमारे पास गेस्ट भी होंगे। हलीमा, शुरुआत आपसे करेंगे। पहले बेवफाई वर्ड सुनकर आपके जहन में पहला वर्ड क्या होता है, फिर पूछेंगे आपसे वजूहात क्या होती है। पहला वर्ड। नो एक्सप्लेनेशन। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई जस्टिफिकेशन कोई जगह है हलीमा के घर में, कमरे में बेवफाई की? किसी भी चीज में बेवफाई की, किसी भी रिलेशनशिप में कितने हद तक बेवफाई की, कितने हद तक, ये क्या है क्योंकि कोई पैमाना है जिससे रेशियो बतानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से बेवफाई की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती और जिन लोगों ने करनी होती है वो कर जाते हैं। जैसे कल परसों जो है वो हमें एक ऑडियो लीक हम सबने सुनी होगी, चले नाम ही ले लेते हैं उनका, इमाद वसीम की। सबने उनकी ऑडियो लीक जो है वो सुनी है जिसमें उनकी बीवी जो है वो बेचारी उनकी मिन्नतें कर रही हैं कि भाई बच्चियों का हाँ इसी तरह का कुछ नाम है लेकिन कुछ और प्रोनाउंसिएशन करते हैं, रिटन में तो सानिया ही लगता है, लेकिन बच्चों का क्या होगा। 3 बच्चे हैं हमारे माशाल्लाह, लेकिन वो किसी तरह नहीं मान रहे। मेरे ख्याल से हुस्न का जलवा शायद औरत के आपको लगता है, एक बचपन से कुछ लोगों को ना आप टीवी की हद तक देख रहे होते हैं और आपको लगता है ये आउट ऑफ योर लीग है, वो इतने खूबसूरत है, इतने हसीन है कि आउट ऑफ योर लीग है। फिर अल्लाह ताला आपको एक मकाम दे देता है तो फिर वो आपकी लीग के अंदर एंटर हो जाते हैं बिकॉज आपके पास पैसा आ जाता है। तो फिर वो हुस्न का जलवा देख के आपका दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम अरसे के लिए होती हैं और फिर उसके बाद आपको पता लगता है। अच्छा, मेरा आपका असल जो है वो बहुत ताबनाक है। अच्छा, मेरा इसमें दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। कितने हद तक अलाउड है कमरे में, घर में बेवफाई, कितने हद तक, कितने फीसद तक अलाउड है? हाँ बताए ना। ब्रेक के बाद वापस आके आप बताएंगे कि कितने हद तक, कितने फीसद तक, कितने परसेंटेज तक अलाउड है और कितने आपके लिए अलाउड है, कितने भाभी के लिए अलाउड है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मैं हुमायूं से पूछ रही थी कि कितने परसेंट घर में, कमरे में, अलमारी में, किसी कोने में, खुदरे में कोई जगह है बेवफाई की? हुमायूं बताएं। है यार, और आपके लिए कितने फीसद है और भाभी के लिए कितने फीसद है? यार बेवफाई तो मेरा ख्याल है इस नाम में ही जो बे लगा हुआ है ना, उस बे से ही इतनी बदबू आती है कि आप बेवफाई को किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मेरे भी ज़ुमरे में, मेरे भी कागज़ों में मुझे लगता है बेवफाई हैज़ नो प्लेस। या तो फिर आप किसी के साथ ताल्लुक़ ना रखें, और अगर ताल्लुक़ रखना है तो फिर तो निभाएं, चाहे उस इंसान से आपको कुछ अरसे बाद नफरत सी होने लगे। बेवफाई की मुझे रीज़न समझ में नहीं आती, बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं जी प्यार हो गया, इसका मतलब है आपको उसके बाद भी किसी और से प्यार हो सकता है। फिर तो हो सकता है ना, फिर तो आप डाउटफुल पर्सन हो गए। आप तो स्पाउस पे ही खाली बेवफाई ले रही है, बेवफाई दोस्तों में भी नहीं, उसमें भी आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं जी मेरी किसी से और ज़्यादा अच्छी दोस्ती होगी, तो फिर इसका मतलब है वो बंदा भी फिर रिप्लेसेबल होगा, फिर उससे ज़्यादा भी आपकी किसी से और अच्छी दोस्ती हो सकती है, कंपेनियनशिप हो सकती है। फिर अगली जो चीज़ें लोग आते हैं जी समझ नहीं आया, पता नहीं लगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे लिए हमें ये बेस्ट लगा, हमें ये बेस्ट लगा कि हमारे हक में ये बेस्ट है, तो फिर तो उससे भी ज़्यादा कोई बेस्ट होगा, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। आपका कैनवस अगर छोटा है तो इसमें दुनिया का तो कुछ नहीं है, दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, जब हलीमा ने जो बात की इमाद वसीम की लीक्ड ऑडियो की, तो वो इन्होंने उस नॉलेज के हिसाब से की और उन्होंने उसके बारे में बात की जो ऑडियो लीक हुई है। देयर वाज नो पर्सनल कमेंट ऑन दैट एंड इट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन जो सुना उसको नरेट किया गया। उसी हवाले से अगर मैं कहूँ तो हम देख रहे थे जा बजा वो बहुत ज़्यादा बिलबिला रही थी और वो रिक्वेस्ट कर रही थी। तो वो उससे पता लगता है कि औरत अपना रिश्ता बचाने के लिए कहाँ तक जाती है, उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए कहाँ तक जाती है। लेकिन मर्द के लिए बहुत आसान होता है, मैं एज अ मर्द होते हुए कह रहा हूँ कि बहुत आसान होता है किसी भी रिश्ते को झट से ख़त्म कर कर दूसरे नए रिश्ते की तरफ जाने के लिए। आप जब अक्सर देखते हैं, जब आपको आपके माँ बाप कहते हैं कि माँ बाप कहते हैं या आपके दोस्त यार कहते यार उस लड़की की ज़िंदगी तुमने ख़राब कर दी, उस लड़की की ज़िंदगी मत ख़राब करो। क्यों? क्योंकि हमारे माशरे में नहीं, दुनिया के हर माशरे में जब एक बार एक औरत के साथ शादी का ठप्पा लग जाता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है, तो वो उसको बहुत दुनिया दूसरी नज़र से देखती है, एक बहुत मुख्तलिफ एंगल से देखती है, एक कॉनकेव लेंस आ जाता है जो कि बहुत बड़ा करके देख रहा होता है उस औरत को, उसकी हर एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा मायने। सिर्फ एक बात करना चाहूँगा उस लेकिन बिकॉज आई नो हर थ्रू अ फ्रेंड, और मैं जितना उनको जानता हूँ उन्होंने बड़ी कोशिश की इस रिश्ते को बचाने के लिए ताकि शी कुड। ऑफ कोर्स मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं, देयर इज़ डिफरेंसेस एंड आई एम श्योर शायद वो भी कहीं ना कहीं गलती पर हों, लेकिन हम जब कमिंग बैक टू बेवफाई से उसको साथ रिलेट करने के लिए कह रहा हूँ कि बेवफाई की जो वजूहात मुझे अब नज़र आती हैं कि लोग बोर हो जाते हैं किसी इंसान से, उनका उन पे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, उनको उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता। व्हाट डू यू थिंक, जो एक मुझे नज़र आती है, आपको क्या लगता है क्या क्या वजूहात होती हैं? आपने देखा होगा लोग को सेपरेट होते हुए, लोग को एक दूसरे से जुदा होते हुए। अक्सर एक तो प्यार, वजूहात कोई भी हो सकती हैं। वजूहात ये भी हो सकती हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी ना हो, वजूहात ये भी हो सकती हैं कि आपको ये लग रहा हो कि भाई साथ एक मिजरेबल ज़िंदगी गुजारने में और एक टॉक्सिक घर बनाने में या एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट बनाने से बेहतर ये है कि हम राहें जुदा कर लें। इशू ये भी हो सकता है कि आप लाइफ से कुछ और चाहते हो और वो कुछ और चाहती हो, या आप जो है वो टैग अलॉन्ग ना कर पा रहे हो, बहुत कोशिश की हो फिर भी ना कर पा रहे हो, लेकिन वो कोशिशें जो है वो सच्चे दिल से होनी चाहिए। और फिर जब उस रिश्ते से निकलें तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का जो सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो स्पेसिफिकली जो इस ऑडियो के हवाले से हम बात कर रहे हैं, एज अ मदर मैं सोच सकती हूँ कि एक मदर के लिए कितना मुश्किल है कि आप जो है वो अपने बच्चों को अकेले पालें, क्योंकि उन बच्चों में जो फादर्स के साथ पलते हैं और उन बच्चों में जो अकेले पलते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और ये मैं नहीं कह रही, ये साइंस प्रूव करती है। और एक और पॉइंट कहने के बाद मैं ब्रेक पे जाऊँगी, जो बार बार ऑडियो में कह रहे थे कि तुम शुक्र अदा करो, मैं तो बच्चों का खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। ओ बेवकूफ़ इंसान, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, ये रिलीजियसली भी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और ये पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से भी है, दुनिया के किसी भी मुल्क के लॉ के हिसाब से आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो बच्चे आपके हैं उनका खर्चा आप ही देंगे, वरना आपके लिए शर्म का मकाम होना चाहिए अगर उनका खर्चा कोई और दे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हम बात कर रहे थे बेवफाई के हवाले से, और जब बात बेवफाई की होती है तो यकीनन इसमें सबसे पहले आपके जहन में आता है कि मर्द जो है वो बेवफाई करेगा। यूजुअली जो स्टैट्स भी जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि मर्द में ज़्यादा पोटेंशियल है टू बी द बेवफा वंस। लेकिन जब हम अभी जो रीसेंट केस की बात भी कर रहे थे, हमेशा दो पहलू होते हैं हर चीज़ के, और जब तक हमें उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना मिले, लेकिन हम जो महदूद नॉलेज हमारे तक पहुंची है उसके मुताबिक जो एनालिसिस है हम वो आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है, एंड यकीनन इसमें हमारा कोई पर्सनल और ज़ाती किसी के साथ कोई ताल्लुक या दुश्मनी नहीं है, बिकॉज वी हार्डली नो ऑल ऑफ दीज पीपल। जो जैसे आपको कोई चीज़ आता है एज एन आम ऑडियंस, उसी तरह वो चीज़ हम भी देखते हैं। बट येस, हमें एक इंसान होने के नाते किसी औरत का रोना, किसी औरत का बिलबिलाना, किसी औरत का रिक्वेस्ट करना, मिन्नतें करना अपने रिश्ते को बचाने के लिए, हम सबको यकसा बुरा लगा, और हम सबको बड़ी दुख और रंजिश का सामना करना पड़ा उस वीडियो को, उस ऑडियो को सुनने के बाद। जैनब के पास जाएंगे और जैनब से कहेंगे हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप दोनों? लाल पटाखा रंग, वाई टू डू। बस कुछ कपड़े जो इस्त्री करने का दिल नहीं कर रहा होता और सामने बैठे होते हैं वो फिर उठा लेते हैं। देखिए, इसको इस्त्री करने की जरूरत आज इसका क्या कॉन्सेप्ट था? इस्त्री की वजह से? इस्त्री की वजह से, क्योंकि सुबह सुबह एक तो लाइट भी चली गई थी, ना खाना पकाने का दिल करे ना इस्त्री करे, ये दो चीजें जो आप कहते हो। हाँ, अब कल साथ मुझे कह रहा था घर की रोटी खाने का दिल करे। मैं कहा इस गर्मी में कौन रोटी बनाएगा? मैं तो नहीं बना रही, मेरे पास एक मैं जोक तुम्हें है, चावल मार लो। बॉईल करके दे देती हूँ। जो के मार लो। हाँ, अगर मैं होता तो मुझे कहते सीधे अम्मी के घर निकल जाओ और उसको तो दो रोटियां बना के दे दे। नहीं, ये नहीं मैं कहती, ये नहीं कह सकती। मैंने ये कहा कि मैं आपको ना बॉईल चावल करके दे देती हूँ, उस पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा ना चूल्हे पे। मैं कहा नहीं, मैंने तो रोटी खानी है। फिर क्या हुआ? फिर रोटी दी मैंने। फिर अच्छा, क्या कहती हो बेवफाई के हवाले से? व्हाट डू यू थिंक, बेवफाई लोग करते क्यों? इसका जवाब देना है। तुम्हें क्या लगता है, इतने लोगों के रिश्ते टूटे होंगे, दोस्तियाँ टूटी होंगी, रिश्तेदारियाँ खत्म हुई होंगी, लोग बेवफा क्यों हो जाते हैं? क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? इसका कॉन्सेप्ट जो मेरे माइंड में है, जो मुझे ये चीज़ लगती है, वो ये है कि कुछ लोगों की आदत एक दूसरे से एक तो बहुत मुख्तलिफ होती हैं, और बहुत अरसे से वो उस चीज़ को जब्त करके अपने आप को कंट्रोल करके लाइफ चला रहे होते हैं। बच्चों के उस पर भी कि जी बच्चे या रिश्तेदार या फैमिली टर्म्स इतने अच्छे होते हैं कि वो ख़राब ना हो, लेकिन एक टाइम पे फिर जब रिश्ता टूटता है तो बेवफाई का नाम दे दिया जाता है। मेन बात क्या होती है वो मियाँ बीवी को ही पता होती है कि एक्चुअल रीज़न क्या है, और फिर लेकिन उसमें जो ज़्यादा कसूरवार ठहराया जाता है वो बीवी को ही ठहराया जाता है, औरत को ठहराया जाता है कि जी ये निभा नहीं सकी इसलिए ये हुआ, और इसने बच्चों का ख्याल नहीं रखा। मैंने कभी नहीं देखा, काबू में ना कर सकी। हाँ, और दूसरा ये कि मैंने कभी नहीं देखा कि मर्द के ऊपर उंगलियां ज़्यादा उठें। कभी उंगली मर्द की तरफ नहीं, औरत पे बहुत ज़्यादा आती है, और डिसीजन लेना औरत ही के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे आपने बात की, वैसे आप कहिए, आप खत्म कीजिए। जैसे आपने भी बात की कि मर्द का तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो 2 मिनट में जो है साइड पे हो सकता है, कुछ भी कहे, 3 वर्ड्स कहे और वो साइड पे हो जाए, उसका कोई मसला नहीं। औरत ही का मसला है कि औरत का अब क्या वो अपने घर वापस जा सकती है? क्या वो अपने जब घर जाएगी उसको उस तरह का माहौल जो शादी से पहले वो रहती थी वो जगह मिलेगी उसको अपने घर में वो मुकाम मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या उसके बच्चों को उतनी आसाइशें जिस तरह वो रहते हैं वो उस तरह मिलेगी? बच्चों को इतनी आदत होती है, बाप जो प्रोवाइड करता है चीज़ें, इतनी आदत होती है कि वो लाइफ की लग्जरी लाइफ। ज़ैनब, जो थर्ड पार्टी होती है उसमें, मैंने एक गाना भी है बड़ा खूबसूरत है, वो आपने सुना होगा, हम सफ़र ड्रामे का गाना है, वो बांग्लादेश के लिए लिखा गया था। हम सबको पता है कि जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ था पाकिस्तान से, तो उसका कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया, मैं बड़ा सोच रहा था काफ़ी देर से। एक थर्ड पार्टी भी होती है, जैसे हमारे और बांग्लादेश के दरमियान में जब जुदाई हुई तो एक थर्ड पार्टी थी जिन्होंने हमें जुदा किया। जो थर्ड पार्टी होती है उस पर क्यों नहीं एक्यूजेशन जाती? इसी जब हम कोई सिनेरियो ले रहे, मैं किसी की बात नहीं करूँगा, लेकिन थर्ड पार्टी भी तो उसको ये पता है कि इंसान शादीशुदा है, उसे वैसे पर्टिकुलर सिचुएशन कह रहा हूँ, तो वो थर्ड पार्टी भी तो तकरीबन उतनी ही कसूरवार है जितना वो मर्द कसूरवार है। डोंट यू थिंक दैट? हाँ यार, हाँ बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अगर दोनों के टर्म्स एक जगह पे आके एक दूसरे से वो कर रहे हैं ना कि ओके ठीक है हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ठीक है, तो फिर वो थर्ड पार्टी को कभी भी यार जब थर्ड पार्टी को देखे उसको पता है, अगर खुद सोचे, अगर एक सेकंड, थर्ड पार्टी अगर बीवी है किसी की, विल शी एक्सेप्ट इट कि उसका मर्द किसी और के साथ बात कर रहा है, तो व्हाई वुड शी डू इट? क्या बनाओगी आज? क्या करने क्योंकि लगी? गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है तो आज हम बनाएंगे मैंगो सागू ड्रिंक।
हम इतने मुश्किल में कि 2 प्रोड्यूसर एक साथ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं यही बोलना है कि कुछ और भी करना है। हम मेहमान की तरफ जाते हैं और सागु ड्रिंक भी पियेंगे आज। आपकी सबसे पहले मुलाकात करवाते हैं जी डॉक्टर महबूबुर रहमान से, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ही इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दैट्स डिफरेंट। हम उसके बारे में बात करेंगे उनके साथ, और ये पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। उसके साथ डॉक्टर तहमीना जान जो उनकी बेगम है। मैं जब नीचे क्रेडेंशियल्स पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि इसलिए शायद इन्होंने, इनसे ज़ाहिरी बात है आप अट्रैक्ट होते हैं, शादी करते हैं, जब आप देखते हैं कि जो बेगम है ना वो गोल्ड मेडलिस्ट भी है और बेस्ट ग्रेजुएट भी है। सो शी इज़ ऑल्सो इन पिम्स हॉस्पिटल, वो रजिस्ट्रार है गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी की, और अभी हमारे साथ मौजूद है। दोनों पिम्स अस्पताल में हमारे से बड़ी मज़े की बातें भी करेंगे दोनों मियाँ बीवी इज़ विद अस। लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर महबूब एंड डॉक्टर तहमीना इज़ विद अस, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम जी। आ जाइए, आप लोग तो लग रहा है शादी के 6 महीने हुए। वो कह रहे आप पहले चलो, कह रहे नहीं आप पहले चले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं डॉक्टर साहब? आप इधर आ जाइए। डॉक्टर साहब आप वहाँ बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह। साहब जो इल्ज़ाम लगा दिया मैंने आप पे, वो इल्ज़ाम बिल्कुल ठीक है कि गोल्ड मेडलिस्ट, बेस्ट ग्रेजुएट, तो वैसे जब क्लास में होता है तो बंदा ये सुना होता है, कहते हैं कि यार वेरी अट्रैक्टिव माशाल्लाह कि इतनी लाइक फाइक है, तो मुझे भी असाइनमेंट्स में हेल्प कर देंगी, मेरा भी आगे जो MBBS है जो आगे स्पेशलाइजेशन उसमें हेल्प हो जाएगी, नॉट दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये मुझसे 6-7 साल छोटी है तो अच्छा तो मेरी क्लास फेलो नहीं है। और दूसरा है कि ज़ाहिरी बात है ये सारे इनके क्रेडेंशियल्स और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप समझे ये टॉपिंग ऑन द स्क्रीन है इनका गोल्ड मेडलिस्ट होना, बाकी होना। बाकी तो हमें तो जिस तरह है उसी तरह पसंद है, हमारी बच्चों की माँ है, बस काफ़ी है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेवफाई के हवाले से पूछेंगे हम कि क्या ये दोनों सोचते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उससे पहले कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। दोनों डॉक्टर साहिबान जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, और हम उनसे बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, बहुत सारी बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक एक पॉइंट आप लोगों ने देना है कि आप लोगों को क्यों लगता है कि लोग क्यों बेवफाई करते हैं, रीज़न क्या है? डॉक्टर साहब आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कंपेटेबिलिटी, एक दूसरे के साथ हमारा रिलेशन इतना सतही होता है कि आफ्टर सम टाइम हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो वो शख्स है ही नहीं जिसके साथ हम रखना चाहते थे, या जो हमारे साथ हम इनिशियली ना सिर्फ वाइब्स पे चलते हैं और उसी में हम फिर चलते जाते हैं, और हमारी आपसी कनेक्शन, कम्युनिकेशन, कंपेटेबिलिटी उस तरह नहीं होती। मुझे लगता है किसी भी रिलेशन का ना सबसे बड़ा एसेंस कम्युनिकेशन है। अगर आप सही कम्युनिकेट करते हैं, आप एक दूसरे के साथ सही मतलब थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए आपका, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेशन इज़ द की। एक दूसरे के साथ बातचीत करके बहुत ही हल अच्छे तरीके से बात समझाइए, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और आपकी उर्दू में जो आपने तरीका है, तो मैं पठानों से ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता कि इतनी अच्छी उर्दू बोले, बट यू हैव शॉक्ड मी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपने सोच लिया होगा इस वक्त कि बचत का कौन सा आंसर होगा जो मैं बेवफाई कर दूँ ताकि घर जाके मसला ना हो, तो क्या कहते हैं बेवफाई क्यों करते हैं मर्द हजरात खास तौर पर? मेरे ख्याल में वो अगर स्पाउस के बीच, एक दूसरे के बीच में वो है कम्युनिकेशन है और शेयरिंग है और एक तरह से केयरिंग है और एक तरह से एहसास भी है और एकोमोडेशन है, तो मेरे ख्याल में बेवफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे करते क्यों मर्द? डॉक्टर साहब पतली गली से निकलने की बिल्कुल कोशिश ना करें। यानी आप इसको देख लेना कि एक तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी या उसकी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, आप उसको दूसरी तरह देख लें, या उनको वो चीज़ मिल नहीं रही, वो जो मोहब्बत चाहता है, चाह चाहता है, केयरिंग चाहता है। मर्द क्या चाहता है? मर्द रिकग्निशन चाहता है। हाँ। आप उसको रिकग्नाइज़ करें कि आप काम कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसके लिए सबसे ज़्यादा यही है। मेरी दादी कहा करती थी कि सुरसरी छोड़ दिया करें ताकि फिर आगे कुछ हो। मैं अपनी साथी होस्ट के लिए सुरसरी छोड़ने लगा हूँ। तो अभी मेरे प्रोड्यूसर ने भी कहा, तो मुझे याद आ गया, शायद ये भूल गई कि बड़ा मशहूर ड्रामा था जो कि सच में मबनी था,
मेरे पास तुम हो, जिसमें औरत थी जो बड़ी बेवफा थी और औरत ने दूसरे का घर भी तबाह किया था। आपने कुछ नहीं कहना मेरे हम जेनेरिक बात कोट करते हैं, वो जेनेरिक नहीं है, वो शाज़ो नादिर हम देखते हैं कि कोई औरत जो है बेवफाई करे और बेवफाई की मैं इस हद तक चली जाए कि अपने बच्चे को मेरे ख्याल में बेवफाई जो है ना, इट्स नॉट जेंडर रिलेटेड, इट्स नॉट। बिल्कुल ठीक कह रही है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बीमारियों के हवाले से जो है वो सवालात पूछना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल हम देखते हैं कि 9 to 5 जॉब कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा, और 9 to 5 जॉब करने की वजह से बैठे रहना, फिर खाना ज़्यादा खा लेना, फिर बीच बीच में मंचिंग करते रहना, कोई भी कुछ खा रहा है, चिप्स खा रहा है, कोई भी खा रहा है तो आप कहेंगे मुझे भी थोड़े से दे दो, या वो खुद ही ऑफ़र करेगा तो आप लिख के खाना शुरू कर देंगे। इन तरह की चीज़ों की वजह से लोग ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, फैटी लिवर हो जाता है। मुझे बताएं कि ये क्या यही एक रीज़न है फैटी लिवर की, या स्ट्रेसेस जो वो उन जॉब्स की वजह से हमारे एनवायरनमेंट की वजह से हमें मिलते हैं वो भी फैटी लिवर की एक रीज़न बनते हैं? सॉरी, जो स्ट्रेसर्स हैं ये इनडायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि आप जब स्ट्रेस लेते हैं, सम पीपल आर स्ट्रेस ईटर्स, वो स्ट्रेस में खाना खाना शुरू कर देते हैं, या वो सोना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उनकी मोबिलिटी कम है, तो ऑब्वियसली जो आप खा रहे हैं इट्स बिल्डिंग अप इन योर बॉडी, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। बॉडी हमेशा जो फैटी लिवर है ये जिस्म पे या हमारे ऑर्गन्स पे फ़ैट्स एक्यूमुलेशन है, और वो तभी आएगी जब आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें आपके फ़ैट्स ज़्यादा हैं, आपके शुगर्स ज़्यादा हैं, आपका वेट ज़्यादा है, आपकी वेस्ट ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें मिलकर, और वो जो हमारे लाइफ के स्ट्रेसर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो बिल्कुल इस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, बट बाय इंक्रीजिंग योर एपिटाइट या आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इस तरह उसको डायरेक्टली इसका कोई लिंक नहीं है ऐसा कि आप कहें कि। ठीक है, मैं डॉक्टर महबूब की तरफ जाऊंगा और हार्ट डिजीज़ के हवाले से बात करेंगे। जिस तरह का टेम्परेचर ज़्यादा है, यकीन गर्मियों में आप कम कोलेस्ट्रॉल आपका इस्तेमाल होता है, फ़ैट भी इतना नहीं होता, गर्मी में आपको ऐसी चीज़ें खाने का दिल नहीं करता, लेकिन यूजुअली पाकिस्तान में कोलेस्ट्रॉल वाला खाना या फ़ैट्स वाला खाना ये हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर जेनेरिक लोग यही करते हैं। उससे आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो ज़्यादा हार्ट डिजीज़ का हमने देखा है वो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है पाकिस्तान में, जिससे ज़्यादा अमवात होती हैं। तो डॉक्टर साहब, क्यों इंक्रीज़ हार्ट का बढ़ गया, हार्ट डिजीज़ का बढ़ गया है, बिकॉज ख़ास तौर पे इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का बढ़ गया है, जब हमें पता भी है कि आर्टरीज उसके बाद जो है वो ब्लड फ्लो नहीं हो सकेगा प्रॉपर। इसकी वजूहात क्या हैं? हम हालांकि हमने इतना ऐलान कर दिया है कि अच्छा खाना खाएं, ये चीज़ें करें, फिर भी आज तक जो है वो इस डिज़ीज़ में इजाफा ही होता जा रहा है, कमी नहीं हुई है। आपने बड़ा रेलिवेंट सवाल किया, और सवाल के मुख्तलिफ पहलू है। अब आप ये देख लें कि अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की लिपिड्स के बारे में, तो वो उनके मुताबिक जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके बच्चों की शरियानों में जो कोलेस्ट्रॉल है वो 2 से 3 साल के एज से जमा होना शुरू हो जाता है। और ये गेम तब स्टार्ट हुई थी जब ये वियतनाम में अमेरिकन आर्मीज़ की कैजुअल्टी हुई थी, और दरमियान में जब उसने उनकी बायोप्सीज वो की ऑटोप्सीज़ की, तो उधर पता चला कि इनकी तो ये जो 25 ईयर्स 28 ईयर्स के जवान हैं, इनकी आर्टरीज में वो प्लेग जमा हो गए, कोलेस्ट्रॉल के प्लेग्स जमा हो गए, और तो उधर से उन्होंने लेके अब आप ये देख लें कि 2 से 3 साल के एज से आपका कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। तो प्रिवेंशन जो है या एहतियात जो है वो उधर से स्टार्ट हो जाती है। अब लोग ये समझते हैं कि हर कोलेस्ट्रॉल जो है वो मैं डाइट से कम करूँगा, उससे कम करूँगा, हर कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता। जो फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, जिसमें डेफिनेटली बंदे को 30 से 35 साल में हार्ट अटैक होगा, जो एलडीएल का लेवल 200 से या 240 से ज़्यादा होगा, वो पाकिस्तान में 1.2% है। तो 1.2% आप जनरली देख लें कि कितनी ज़्यादा, और ये जो हमारी इथनिसिटी है जो सब कॉन्टिनेंट वाली, इसको हम कहते हैं रिस्क एनहांसर, यानी हम बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोज है। एक तो हमारा बॉडी हैबिटस, और दूसरा तो इसीलिए अब यंग एज में इस्केमिक हार्ट डिजीज़ वो बढ़ना शुरू हो गई है। अब वो प्लाक बनना शुरू हो जाता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाने का नहीं है, उसके ऊपर पहले सिर्फ स्मोकिंग होती थी या ज़्यादा लोग जो है ना हशीश या चर्च की तरफ जाते थे। अब देख लें अनफॉर्चुनेटली जो इस किस्म के नशे आ गए हैं कि अब 18 साल के बच्चे को भी सरन डल रहा है, 25 साल के बच्चे को भी सरन डल रहा है। ये शरियाने जो हैं उनमें चीज़ें आ जाती हैं, अगर हम आसान अल्फाजों में करें, जो आपकी शरियाने होती हैं उसमें फ़ैट कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होता जाता है, भरता जाता है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम हो जाता है। 2-3 मैकेनिज़्म है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो शरियान के अंदर, शरियान की अमूमन 3 लेयर्स होती हैं। अच्छा। तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो अंदर की लेयर पे जमा होता है,
और जो बाकी चीज़ें हैं जो हम आजकल हमारे आइस या कोकेन वगैरह, वो आर्टरी को रप्चर कर देते हैं, इनर लेयर को रप्चर कर देते हैं, उसके ऊपर क्लाट बन जाता है। जैसे क्लाट बन गया, हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब देखें, हम अगर जाएं तहकीक की तरफ, तो दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा तहकीक आ गई है, हमारे पास स्टडीज़ मौजूद हैं, हमें सब पता है कि हम क्या क्या गलत कर रहे हैं जो हमने नहीं करना। लेकिन आप कह रहे हैं 2-3 साल की उम्र से शुरू हो रहे हैं, तो फिर वहाँ से हम तो चले एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो इस हवाले से काम क्यों नहीं कर रहे? हम ये देखते हैं कि उनके बच्चे सबसे ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, उनके बच्चों की डाइट में A to Z हर चीज़ प्रोसेस्ड है, हर चीज़ के अंदर शुगर डली हुई है, जो फिर बाद में जाके इन सारी बीमारियों की वजह बन रही है। तो अगर हमें सब पता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो फिर हम उसको सही क्यों नहीं करना शुरू कर रहे? मैडम आप देख लें, चलो हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है और हम अभी इवॉल्व कर रहे हैं, या हमें भी इतनी डेवलप नहीं है, सोसाइटी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन जहाँ पे सोसाइटी डेवलप भी है, तो आपने अभी वो अगर जो ट्रम्प का वो है जो वो कहते हैं मागा और माहा कि मेक अमेरिका हेल्दी अगेन, तो आप देख लें कि उनका जो हेल्थ सेक्रेटरी है जो कैनेडी है, उनके हेल्थ के बारे में आप ओपिनियंस देख लें, या इनके जो वेस्ट का जो 5G के बारे में ओपिनियन था कोविड के ज़माने में कि यार ये कोविड फैलाता है या ये रेडिएशन करता है, तो ये लड़ाई हमेशा जारी रहती है। लेकिन वो कम से कम अपने मामलात में क्लियर है, उसने आपको वो एक जगह एक गाइडलाइन या ओपिनियंस वो बड़ा ऑनेस्टली लगते हैं, वो अपने मामले में क्लियर है। एक टाइम आ जाएगा, अब आप ये देख लें कि वो कभी कभी कहते हैं कि देख लें ये फास्ट फूड जो है ना वो यूरोप में भी है, लेकिन यूरोप वाले इतनी फैटी नहीं है जी, जो अमेरिका में है वो ज़्यादा फैटी है। तो अगर आप उनके वो पॉलिटिशियंस के या वो जो इनका जो सबसे बड़ा था पाची, जिसको उन्होंने अभी वो हटाया भी था, 8 ईयर्स तक वो दरमियान में रहा, उनके वो जो FDA है या बाकी एसोसिएशन का बड़ा रहा, तो ये दरमियान में ये बातें चलती रहेंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे डॉक्टर तहमीना से। आई विल बी थ्रोइंग अ क्वेश्चन, हम कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब ने मुझे डरा दिया, जो कि ब्रेक में मुझे कह रहे थे डाइट का आपको डिसएडवांटेज है। मैंने आज के लेटर ऑन, पर डॉक्टर तहमीना के पास आऊँगा। डॉक्टर तहमीना, एक सबसे ख़तरनाक बीमारी जिसका नाम ही सुनते हुए आप डर जाते हो, हेपेटाइटिस सी। और हेपेटाइटिस सी पाकिस्तान में इसकी इंक्रीमेंट बहुत बढ़ती जा रही है, और चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद मैं माजरत के साथ ही कह रहा हूँ, कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है उसको भी इसके बारे में पता है कि अगर गलत इंजेक्शन लगेगा तो गलत नीडल होगी, उसकी वजह से हेपेटाइटिस सी हो जाएगा। खून की मुंतकली अगर प्रॉपर नहीं होगी उससे हो जाएगा। ये वो चीज़ है जो कि एक आम इंसान भी एहतियात करेगा कि सिरिंज पुरानी तो नहीं है, ये देख ले पैकेट से निकल रही है। जब ये सब कुछ पता है, इतना शऊर है, इतनी एडवर्टाइजमेंट है, एक टाइम होता था गवर्नमेंट इस पे पैसे भी लगाती थी, ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी होती जो कि अब नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। सो हेपेटाइटिस सी की इंक्रीमेंट अभी भी ज़्यादा क्यों होती जा रही है, वजूहात क्या है इसकी? इसका सिर्फ ये एक रूट नहीं है, जो इंजेक्शंस हैं, नीडलिंग है, हम लोग पेरिसिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हम लोग टैटूइंग बहुत ज़्यादा करते हैं, टूथ एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये जो हम बार्बर्स के पास जाते हैं, हम रेजर्स यूज़ कराते हैं, वहाँ पे तो कोई स्टेरिलाइजेशन कानों में छेद कराना से भी होता है। यस, आप अगर स्टेरिलाइज नहीं है, न्यू चीज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो इट इज अपेयर्स कर रहे हैं ना, तो जो क्योंकि बहुत सारी जगहों पे तो सुई सेक भी कर रहे हैं, जो नए ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, ट्रांसप्लांट, ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है, PRPs जो हम करते हैं, दे आर वेरी डेंजरस। क्योंकि हम तो इसको बहुत इंडोर्स करते हैं कि PRP इज वेरी सेफ, इसलिए हम दोनों का एकदम से वही जैसे इन्होंने कहा हाँ। कि हमें पता होना चाहिए कि जो हम नीडल्स यूज़ कर रहे हैं, जो ये हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, दे आर सेफ, दे आर क्लीन, दे आर या तो स्टेरिलाइज हैं या बिल्कुल न्यू हम यूज़ कर रहे हैं। हम डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक चीज़ों लोगों को बहुत सारों को बुलाते हैं, तो हम माइक्रो नीडलिंग की बात करते हैं, हम PRP की बात करते हैं, हम ट्रांसप्लांट की बात स्पेशली जिक्र इसलिए किया इन चीज़ों का, यानी कि ये चीज़ों का आपको एहतियात करना है। उसके पहले मुझे दिखाएं कि सिरिंज से ये करना है। यस, बिल्कुल आपने देखना है कि आप बिल्कुल डिस्पोजेबल नई चीज़ खोल के इस्तेमाल करें। खून मुंतकली का मुझे नहीं पता कि उससे हेपेटाइटिस सी कैसे हो जाता है। मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ ब्लड बैंक से खून दें, खून लगा दें, सिर्फ वो सिरिंज देखनी है साफ हो या कुछ और भी है इसमें? नहीं, ब्लड अगर आप ब्लड लगा रहे हैं, तो ज़ाहिर है ब्लड में अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन का लगा रहे हैं और आप डायरेक्ट वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं बगैर उसका टेस्ट किए हुए, तो ज़ाहिर है आपने वो चीज़ मुंतकिल हो गई ना।
या आप नीडल उस तो जब बंदे भी के आप यूज लगवाएं उनसे कहें मुझे इसकी रिपोर्ट दिखाएं। यस आप उसकी स्क्रीनिंग कराएं। अब तो खैर ये बहुत गवर्नमेंट के लेवल पे भी इसके लिए स्क्रीनिंग का और पूरा प्रोग्राम बन गया है। क्योंकि मैं माजरत के साथ डॉक्टर साहिबा एक बड़ा मशहूर अस्पताल है, मैं नाम नहीं लूँगा शायद आप ही की वजह से, वहाँ से मैंने देखा कि उन्होंने पूछा आपको हेपेटाइटिस सी तो नहीं है, मुझे तो याद भी था, मैंने कहा नहीं, क्रॉस लगा आपको ये तो नहीं, सो दे वर आस्किंग मी एक्सेप्ट दे शुड बी डायग्नोजिंग इट देमसेल्फ। सरकारी अस्पताल या गैर सरकारी? सरकारी। ये तो मेरे ख्याल में एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। अगर आप पूछते हैं ना कि एक बंदे को नोन है, लेकिन खुद नहीं चेक करते वो। अगर हमें लगता है, अब तो हमने डाल दिया है, जैसे हम हमारे हॉस्पिटल में हम करते हैं स्क्रीनिंग में, वी डू इट बी और सी। लैब में जाने से पहले, उसको प्रिजर्व करने से पहले स्क्रीनिंग की जाती Yes. है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर महबूब आपकी तरफ आती हूँ। मुझे जब भी हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि दिल की जो बीमारियाँ हैं, पहले हमारे कॉन्सेप्ट में होता था कि ये सिर्फ बुज़ुर्गों को होती हैं। हम जब हार्ट अटैक की बात होती थी, हार्ट फेलियर की बात होती थी, तो हम कहते थे 60 साल का बंदा होगा, 70 साल का होगा। अब हम देखते हैं फिर बीच में 40 भी आने लग गया, अब 20-25 भी आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करते हम पीछे आते जा रहे हैं। इसकी जो रीज़न्स हैं वो, जिस तरह मैं हमेशा बात करती हूँ कि क्या सिर्फ खाना है या इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस या और ये जो दीगर हमारी लाइफ में स्ट्रेसेस हिस्सा बन गए हैं। सोशल मीडिया का एक स्ट्रेस है, बच्चों के ऊपर एक स्ट्रेस है, हम ऐसे ऐसे वर्ड्स बच्चे बोल रहे हैं जो हम अपने बचपन में नहीं इस्तेमाल करते थे। डिप्रेशन हो रहा है जी, मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं अच्छा दिख नहीं रहा हूँ। ये सारी चीज़ें उसकी तरफ जा रही हैं या ये कोई और चीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर चेंज लेके आ रही है, लेकिन हमें इसका अभी पता नहीं लग रहा। मैडम, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि जो प्रोटेक्शन है अब राइट एट बर्थ स्टार्ट हो जानी चाहिए जी। अवेयरनेस, प्रोटेक्शन, अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसा है। अब अगर किसी फैमिली में फैमिली का मतलब माँ बाप बहन भाई, उसमें 35 से 40 साल या 45 साल की उम्र में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो सिबलिंग जो है, बच्चे जो है वो एट रिस्क है। तो उन सारों को अपनी स्क्रीनिंग करनी चाहिए जी। अपने कोलेस्ट्रॉल का। पहले अब हम सिर्फ रूटीन के कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करते थे, अब कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी टेस्ट आ गए हैं। जैसे मेरा और आपका कोलेस्ट्रॉल एक जैसा है, अब एट रिस्क कौन सा है तो वो आपको अर्ली डिटेक्शन कर देता है। तो मैं यही कहता हूँ कि ये जो प्रोडक्टिव एज है, जो बंदे की कमाने वाली एज है, काम करने वाली एज है 30 से 60 तक, इसमें बंदे को हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर होता भी है तो जो हमारी मेडिसिन है वो आपको 10-15 साल आपको लिवरेज दे देता है, डिजीज़ को डिले कर देता है या दोबारा हार्ट अटैक को होने नहीं देता। जो यंग एज है उसमें मोस्ट कॉमनली जो ओबेसिटी है, स्ट्रेसेस है और ज़ियाबतीज़ भी एक ऐसी चीज़ है, ज़ियाबतीज़ की वजह से भी होता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और डॉक्टर महबूब से आई हैव अ क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू हार्ट डिजीज़, बिकॉज मेरे जैसे हम आर्थराइटिस की बात करते हैं तो हलीमा हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज़ ऑन दैट, क्योंकि उनकी वालिदा को अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। माय फादर इज़ कार्डियक पेशेंट, तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में अंदाज़ा है, तो वो थोड़े से एक आध और सवाल है उनसे करूँगा और डॉक्टर तहमीना से बहुत सारे सवाल करेंगे। आप भी कुछ पूछ सकते हैं कॉल करके, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए कॉल, सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भी बड़े मजे की बात हो रही थी, हम डॉक्टर साहब से कहे थे तो हलीमा ने सवाल आगे पुट फॉरवर्ड किया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बताएं कि कौन से पेशेंट सबसे मुश्किल होते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप बताएं कौन से मुश्किल होते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मरी के? डॉक्टर साहब कहते हैं बिल्कुल ठीक। मैंने कहा एक बंदे के साथ 100 लोग आते हैं और कहते हैं 100 लोग आते कहां से? अटेंडेंट होते हैं एक बंदे के साथ, हालांकि एक अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा 2 अटेंडेंट्स। और हमारी बड़ी अच्छी बात है, देखिए ये हम बात मानेंगे, आप हमें यहाँ से निकालेंगे हम वहाँ से अंदर आ जाएंगे, आप हमें वहाँ से निकालेंगे हम यहाँ से अंदर आ जाएंगे। और हम पता है हम सो सॉरी हम ये भी करते हैं क्योंकि कहते हैं कुछ नहीं, हम इसके साथ तो नहीं, हम उनके साथ हैं। सो वी विल नॉट गो आउट अंटिल अनलेस, क्योंकि हमारी बरादरी सिस्टम बड़ा वो इस तरह का। डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा, हमने कहा थोड़ा सा लाइटर नोट पे थोड़ा सा हम हंस भी लेंगे, बड़ी सख्त बीमारियों के बारे में बात हो रही है। डॉक्टर साहब हार्ट डिजीज़ का हमें ये भी अंदाज़ा है कि आपको जब भी दिल की बीमारी है तो या तो ज़ियाबतीज़ उसमें एक अहम किरदार अदा कर रहा है, मोटापा अहम किरदार अदा कर रहा है और तंबाकू नोशी जो हमें अच्छे तरीके से पता कर रहा है। अब लोगों ने एक नया तरीका ढूंढ लिया, पेरेंट्स अल्लाह करे सुन रहे हो तो उनकी वजह से पूछ रहा हूँ, तंबाकू नोशी को रिप्लेस कर दिया, उसको कहते हो तंबाकू वेप से। वो कहते हैं वेप तो तंबाकू नोशी है ही नहीं। डॉक्टर साहब क्या वेप हार्ट का मसला बना सकता है, कार्डियक पेशेंट बना सकता है वेप? प्लीज़ आगाह कीजिएगा, बड़ा डिटेल सवाल। सर इस तरह है कि अगर कोई बंदा पेशेंट डाउन ग्रेडिंग कर रहा है,
सिगरेट छोड़ के उस तरफ आ रहा है और उसके बाद भी छोड़ रहा है तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ वेप इतना ही ख़तरनाक है, उतना ही उसका वो उसके क्रेडेंशियल ख़राब है, उतना ही रिस्की है जितना आम स्मोकिंग है। ठीक है। और आपने डायबिटीज़ की बात की तो हमारे यहाँ एक आप जनरल रूल समझें कि जो भी पेशेंट 5 साल तक डायबिटिक रहा हो उनको अपनी कार्डियक स्क्रीनिंग करनी चाहिए। आप समझे कि जो भी पेशेंट टेबल पे जा रहा है, जो आपने रिस्क फैक्टर्स बता दिए, अमूमन स्मोकिंग और डायबिटीज़ और फैमिली हिस्ट्री कि अगर तो ये 3 बड़े स्ट्रांग प्रेडिक्टर है कार्डियक पे उसके। ये आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए मैं जो हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके पास ज़्यादा जा रहे हैं। जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो तो हमें पेशेंट भेज देते हैं कि आप इनकी कार्डियक स्क्रीनिंग कर लें, लेकिन एक आम जीपी के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर उनके पास डायबिटिक पेशेंट है तो उनकी कार्डियक स्क्रीनिंग एक दफ़ा ज़रूर कर लिया करें 2-3 साल में। अमूमन हम जो ETT करते हैं या ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, इनकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल के लिए होती है। 1 साल के लिए वो आपको 70-80% तक बता देता है कि इनको कार्डियक अटैक नहीं होगा। जो इस तरह सीटीन जो है एंजियोग्राफी है, इसकी वैलिडिटी अमूमन 2 साल तक होती है। ठीक है। तो ये आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि जो हार्ट है, मसल है, पावर है, सही। तो आपकी एनर्जी है। अदरवाइज़ एक दफ़ा पट्टी कमज़ोर हो जाए दिल के तो फिर बाकी एक विशेष सर्कल है जिसको आप ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो, उसको फिर क्योर नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर तहमीना, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं अवामिल फ़ैटी लिवर के हवाले से, लेकिन जिनको एक दफ़ा फ़ैटी लिवर हो जाता है फिर वो रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो उसके ऊपर एक वॉल्व होता है जो अक्सर लोगों का खुला रह जाता है, जो बंद नहीं होता, उससे उनको जलन और तेज़ाबियत हर वक्त महसूस होती रहती है। फिर डॉक्टर्स उनको मशवरा देते हैं खाने के बाद फ़ौरन लेटना नहीं है, आपने इतने चक्कर लगाने, जो कि हमारे मज़हब में भी है, लेकिन प्रैक्टिस हम बहुत कम लोग करते हैं। मुझे बताएं, फ़ैटी लिवर जो है वो किस हद तक बुरी शक्ल इख्तियार कर सकता है? बिकॉज़ रिसेंटली मैंने एक केस जो है सुना, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहूँगी, लेकिन केस सुना कि वो फ़ैटी लिवर होने की वजह से नाव से उनकी कोई इंटेस्टाइन का कोई पार्ट जो है वो बाहर की तरफ आ गया है और वो अब ख़राब हो रहा है। तो किस हद तक बुरी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं ताकि जिन लोगों को ये लगता है कि फ़ैटी लिवर कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है और बस ठीक है हमें मसला हो गया है, उनको पता लगे कि ये भी बहुत सीरियस चीज़ है और इसके लिए जितनी आप एहतियात करेंगे उतना आप इसके वर्स्ट होने से बेहतर होंगे। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम लोग पहले समझते थे कि लिवर फेलियर, जो लिवर अपना काम करना छोड़ देता है, आप जो कॉम्प्लिकेशन बता रही हैं कि इंटेस्टाइन बाहर आ जाना या इस तरह का, वो लिवर फेलियर की वजह से पेट में पानी पड़ जाना और पेट की जो हमारी मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी चीज़ें हैं वो बाहर आना की तरफ आना शुरू कर देती हैं। पहले हम सिर्फ BC को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराते थे कि जी B है, C है या और थोड़ी सी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं हमारी, या जेनेटिक हमारी मौरूसी बीमारियां हैं जो कि ये काम करती हैं। लेकिन आजकल फ़ैटी लिवर टॉप जो लिवर फेलियर की कॉज है ना, वो फ़ैटी लिवर है। इनिशियली स्टेज 1 स्टेज 2 पे तो इट्स क्योरेबल, आप इसको क्योर कर सकते हैं वेट रिडक्शन से। अब कुछ ड्रग्स भी आ गई हैं FDA की तरफ से जो कि आपको उसको क्योर में हेल्प करती हैं, लेकिन एट द एंड यही है, वेट रिडक्शन है, अपने जो आपकी फ़िज़ीक है उसका ख्याल है कि आपने बैलेंस डाइट खाएं ताकि आपका वज़न जो है आपकी जो यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा है, वो जो नेगेटिव बैलेंस की बात हम करते हैं, यूटिलाइजेशन ज़्यादा है और इनटेक कम तो है। जैसी फैटी लिवर का आपको पता चले तो आपने बैलेंस डाइट लेनी है, आपने अपने BMI के मुताबिक चीज़ें करनी है, हमने पहले वेट स्टेप्स लेने हैं। वेट रिडक्शन मस्ट है और स्लो एंड स्टेडी वेट रिडक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, बहुत बड़ा पॉइंट है कि स्लो एंड स्टेडी वेट रिडक्शन। ये ना हो कि आपने आज से खाना बंद कर दिया और 1 हफ्ते तक आप कुछ ना खाए, बेहोश होंगे और डिग ही जाएंगे। थोड़ा सा ब्रेक ही मच जाएगा, साथ रहिएगा। खुश आमदीद एक बार फिर आपको एक और सब में कहेंगे। डॉक्टर तहमीना से कुछ सवाल, एक आध सवाल मैंने करना है, तो मैं सोच रहा था करूं कि बिकॉज मेरा ताल्लुक मरीज़ से है, गांव से है, तो रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान का। उस रूरल एरिया में साफ़ पानी बहुत कम आपको मुहैया होता है, आप कुएँ से ले लेते हैं या आप किसी चश्मे का पानी ले लेते हैं, और अगर आप उसको बॉयल भी करेंगे तो सारा ख़ानदान कहेगा कि असल सानू तो कुछ नहीं हुआ है, तो अनु बीमार हो जाओगे। सो आप या नए शहरी बाबू बने तो साफ़ पानी सिंध में भी बड़ा कम है, आपको
बहुत कम मिलता है और साफ़ खुराक भी कम मिलती है, क्या इससे आंतों की बीमारियां बढ़ सकती? यस, बिल्कुल। इस पे बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस, पैरासाइट्स, ये चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया हैं, तो उसका डायरेक्ट लिंक है साफ़ खाने और साफ़ पानी तो क्या करना चाहिए अगर आपके पास पानी मुहैया नहीं है साफ़? तो आप बॉयल कर सकते हैं। कितनी टेम्परेचर तक आपको बॉयल करना चाहिए, कितनी देर तक, ताकि पानी की जो ग़िज़ाइयत है वो भी ख़त्म ना हो? पानी में तो आप 100 जो उसका टेम्परेचर है जिस पे आप बॉयल करते हैं, एक अच्छा बॉयल आ जाए तो इट्स इनफ कि आप एक दफ़ा बॉयल कर लें। ठीक है डॉक्टर महबूब, बिकॉज कार्डियोलॉजी मेरा एक तो मैंने इससे पहले कि आप हलीमा विल थ्रो क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, मैं आई वुड लाइक टू आस्क यू, जितने भी कार्डियक पेशेंट होते हैं उनके अंदर आप कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आप स्टंट डालने के लिए कहते हैं, लेकिन हर किसी को स्टंट नहीं डल सकता। किसी के कुछ ऐसी वजूहात होती हैं कि उनकी एंजियोग्राफी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें डलता है एक व्हाट यू कॉल डाई डलता है शायद, और वो डाई किडनी पर कभी कभी असर कर जाता है, और कुछ लोग की किडनीज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती कि उस डाई को वो ले सकें। तो उनके लिए वो किस प्रोसीजर से गुजरना चाहिए अगर वो उनकी किडनीज जवाब दे चुकी हैं, किडनीज इस हालत में कि एंजियोग्राफी तक नहीं हो सकती है? बड़ा अच्छा सवाल किया। दूसरा ये जो इसके बारे में आपकी बात 100% ठीक है कि जो कंट्रास्ट है या डाई है वो किडनीज पे इफ़ेक्ट करती है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट आप समझे कि डायलिसिस की ज़रूरत 1% से भी कम पेशेंट में पड़ जाती है डायलिसिस की ज़रूरत। तो आजकल जो कंट्रास्ट टाइम है, पहले ये कंट्रास्ट होते थे हाइपरस्मोलर, बड़े थिक होते थे, वो किडनी के सिस्टम में, फिल्टर सिस्टम में फंस जाते थे, लेकिन आजकल बड़ा सेफ़ आ गया है। तो उनके लिए हमारे पास मशीन में भी ऑप्शन आ गया है कि कम से कम कंट्रास्ट के साथ आप एंजियोग्राफी भी कर लें, इवन स्टंट भी डाल दें। एक हमारे यहाँ बड़ा मशहूर कंसेप्ट है, उसको कहते हैं ज़ीरो कंट्रास्ट एंजियोप्लास्टी, यानी आप मिनिमम कंट्रास्ट के साथ आप एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं और सेफ़ है। सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है ये होता है, बिल्कुल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अंडर एस्टिमेट करें, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मशीनें हैं, खुशी की बात है हाँ जानना भी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मशीनें हैं वो आप ये देख लें कि वो बड़ी कास्टली होती हैं और बड़ी प्रोडक्टिव होती है। और अगर आपका कहना ये, जितना मैं समझाऊं कि मैं अपनी ताकि मैं भी किसी को बता सकूं कि अगर किसी का किडनी का इशू है तो वो डाई के बगैर नो कंट्रास्ट से भी एंजियोग्राफी लो कंट्रास्ट, उसका हम कहते हैं ज़ीरो कंट्रास्ट, लेकिन लो कंट्रास्ट के साथ बिल्कुल कर सकते हैं। किडनी पर असर नहीं होता उसमें थोड़ा बहुत, और वो रिवर्सिबल होता है। आप ये देख लें, अगर आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ जो क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट कभी भी एंजियोग्राफी से मना नहीं करता। वो कहते हैं देखिए दिल एक है, गुर्दे दो है, गुर्दों का डायलिसिस है, दिल का डायलिसिस नहीं है, आप अपना काम करें फिर मेरे पास आ जाए। तो यकीन करें कि जो पेशेंट हमारे साथ नहीं मानता, जो पेशेंट हमारे पास नहीं मानता, उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं, और नेफ्रोलॉजिस्ट को कहता है कि आप ये काम करें। तो आजकल बड़ा सेफ आ गया है। जो आप बात कर रहे हो जो किसी चीज़ के लिए फिट नहीं है, वो बड़ा कम प्रोपोर्शन है, बड़ा स्मॉल वो प्रोपोर्शन है जिसमें से फिर आप ये चीज़ें जो है ना अवॉइड करते हो। और अगर पेशेंट डायलिसिस पे है और उस पे है तो उस पे तो कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि अक्सर जो हम सुनते हैं अमवात के हवाले से, हार्ट अटैक से अमवात हो गई, ज़्यादातर उसकी जो रेशो होती है वो ये होती है कि जी रात को बिल्कुल ठीक सोए थे, सुबह फिर नहीं उठे, और जब आप उनको अस्पताल भी लेके जाते हैं तो लोग बताते हैं जी जल्दी से गाड़ी में डाला, अस्पताल लेके गए थे, उन्होंने कहा जी फजर के वक्त ने हार्ट अटैक हुआ है या तहज्जुद के वक्त ने हार्ट अटैक हुआ है। 90% मैंने ये केसेस सुना है कि यही टाइमलाइन बताई जाती है कि जी सुबह नहीं उठे, 7 बजे तक हमने इंतज़ार किया, 8 बजे तक इंतज़ार किया, इतना लंबा सोते नहीं है, और जब अस्पताल लेके गए तो उन्होंने ये टाइम बताया कि इतने घंटे पहले इन्हें हार्ट अटैक हुआ था और उसके बाद इनका इंतकाल हो गया। मुझे बताएं कि ये जो टाइम है फजर का या तहज्जुद का, इस टाइम में कोई ख़ास वजह है हार्ट अटैक होने की, या रात को आपकी बॉडी कुछ इस तरह से प्रोसेस करती है कि उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाते? रीज़न क्या है इसकी? मैडम आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जो पहले रीज़न है, हाँ जी, जो पहला रीज़न है आपने कहा, तो जो हार्ट अटैक हो जाता है या दरमियान में जो हम देख लेते हैं कि एक बंदा था बातें कर रहा था, गिर गया और ख़त्म हो गया, तो इसको हम कहते हैं एरिथमियाज। जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एरिथमिया उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी वो हार्ट फिब्रिलेट करता है, प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट नहीं करता, और अगर हार्ट 60 सेकंड से 90 सेकंड तक फिब्रिलेट करता है और उसको आप CPR नहीं करते या DC शॉक नहीं लगाते, इसलिए आजकल वो ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर को प्रमोट करते हैं कि चौक पे होना चाहिए, 112 122 के पास होना चाहिए,
और CPR का जो पैटर्न है या CPR हर बंदे को सीखना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि वो एक फुटबॉलर गिरा था जो पिछला फुटबॉल था और दरमियान में उनका CPR हो गया और अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है। तो ये हीरोइक्स होते हैं और ये हीरोइक्स हो सकते हैं। तो ये बेसिकली जो अमवात होती है वो एरिथमिया की वजह से होती है कि हार्ट बीट इरेगुलर हो गई और वो हार्ट बीट इरेगुलर फिर आप अपनी रूटीन से नहीं कर सकते। वो ज़ाहिर बात है फिर आप इंटरवेंशन करके करते हैं, जिसको अमूमन हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। एंड ऑफ लाइफ यही होती है हार्ट की वजह से। अगर पंप भी कमज़ोर है, दिल कम भी काम करे तो इस वजह से होता है। अब जब दूसरी सवाल है कि ये उस टाइम क्यों होता है, रात के इस टाइम पे, तो ये जो हमारे हार्मोन्स हैं एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, जो हमारे सारे जो बॉडी के फंक्शंस को परमिसिव एक्शन जिसको कहते हैं, स्टीरॉयड है, इनका ज़्यादातर सर्ज होता है, इसको कहते हैं डायurnal वेरिएशंस। यानी वो सुबह लेवल अलग होगा, शाम को लेवल अलग होगा, रात को लेवल अलग होगा, तो उस हार्मोन सर्ज होता है। उस दौरान अगर बंदा स्लीप की भी मुख्तलिफ पैटर्न है, स्लीप के मुख्तलिफ साइकिल है, शायद 4 है, रैपिड आई मूवमेंट जिसमें आप ड्रीमिंग करते हो, दूसरी है, तीसरी है, तो स्लीप्स की भी मुख्तलिफ पैटर्न है। तो बेसिकली वो हार्मोनल सर्ज होता है जहाँ पे आपकी वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। बेसिकली जो हार्मोन करता है वो आर्टिस्ट को तंग कर देते हैं। तो ये हार्मोनल वेरिएशन की वजह से जो हमारी बॉडी में है, डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, उनकी वजह से चीज़ होती है। बहुत अच्छा सवाल था हलीमा का और बहुत ही आपने बेहतरीन जवाब दिया, जिससे मेरी नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ। डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहिबा हम अक्सर जब बात करें जिगर की तो हम डिटॉक्स ड्रिंक्स की बात करते हैं कि ये वाला बना लो, डिटॉक्स ड्रिंक्स बना लो, ये लिवर क्लीनर जो ड्रिंक्स हैं या लिवर क्लीनर कुछ मेडिसिन हैं आप वो ले लेते हैं। ये क्या खाली इनका तसव्वुर है कि ये एक्चुअल में डिटॉक्स से आपका जिगर जो है वो साफ़ होता है? नहीं, हमारी उसमें जो हम लोग साइंस है उसमें हम लोग ये चीज़ नहीं इस तरह करते, सिवाय एक कॉफ़ी जिसको हम कहते हैं कि इट हेल्प्स इन फैटी लिवर। ये फैटी लिवर में हमारे जो उस पर है ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क, इट हेल्प्स। और हम पेशेंट्स को कहते हैं, इनकरेज करते हैं कि यू शुड टेक इट। लेकिन ये बाकी जो डिटॉक्सिफिकेशन कितनी अमाउंट में डॉक्टर साहब आज जब इंडोज कर रही है ब्लैक कॉफ़ी, आपने कहा फैटी लिवर के लिए उसको कम करने के लिए ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी है। once a day जी, once a day। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके पूछेंगे डॉक्टर से। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहिबा जो है वो ब्लैक कॉफ़ी के हवाले से बता रही थी कि फैटी लिवर को बहुत हेल्प करता है। लेकिन आजकल के मौसम के लिहाज से ऐसा ना हो कि आप डॉक्टर के मुंह से सुन के अब आप सुबह शाम दिन रात ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू कर दें, डिहाइड्रेट हो जाए। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा था डॉक्टर साहिबा आपने बताना कितनी तादाद में पीनी है और क्या मौसम के एतबार से तादाद को बदल भी सकते हैं? बिल्कुल, ये ऐसा ही है कि आप इसका सिर्फ ये है कि एक ड्रिंक पर डे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इससे आपको बिल्कुल वो छुटकारा दिला देगी। इसका एट द एंड हल यही है कि वेट रिडक्शन आपने स्लो एंड ग्रेजुअल एंड स्टडी, ये नहीं कि एक दफ़ा वेट लॉस करके आप फिर से पुट अप करना शुरू कर दें तो आप कहें कि मैं इस चीज़ से वो हो गया हूँ। इट शुड बी ग्रेजुअल एंड इट शुड बी स्टडी और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपने फैट एकमुलेट नहीं होने देना। डॉक्टर साहबा एक मेरा सवाल है, क्योंकि अभी कुछ ऐसा पहले ही बड़ी ईद गुजरी थी और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोग फ्रीज़र में ज़ाहिर गोश्त रख लेते हैं क्योंकि गोश्त जो है नहीं लिया जाता पूरा साल हमसे उस तादाद में जिस तादाद में हमारे पास ईद पे होता है, और उसके बाद बहुत अरसा उसको कंज्यूम करते रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा इस तरह की चीज़ें खाते हैं, जैसे बोन मैरो के बहुत शौकीन होंगे, वो खाएंगे या जो है पाए खाना शुरू कर देंगे। अच्छा, बड़े गोश्त के भी पाए खाएंगे, छोटे गोश्त के भी पाए खाएंगे। क्या ये चीज़ें जो हैं डॉक्टर कुछ बता सकता है कि ये एक महीने में एक दफ़ा खाएं, एक हफ्ते में एक दफ़ा खाएं? ये भी नहीं कि बिल्कुल छोड़ दें, वो भी आपकी सेहत के लिए शायद अच्छा ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना भी ठीक नहीं होगा। तो क्या तादाद बताई जा सकती है इस तरह से? नहीं, एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये आपकी मेटाबॉलिज्म पे है कि आप कैसे मेटाबोलाइज कर सकते हैं या कैसे आपकी बॉडी इसको ब्रेक थ्रू करती है। बट येस, ये रेड मीट है या जो हाई फैट डाइट्स हैं, इट शुड बी कंज्यूम्ड एक ख़ास मतलब महीने में एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, ऐसे ज़्यादा नहीं। जितना आप यूटिलाइज़ करोगे यू कैन टेक इट। जैसे पहले हमारे पेरेंट्स होते थे या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, उनकी डाइट्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, फैट्स भी, देसी घी और इस तरह की चीज़ें वो बहुत, लेकिन उनकी कंजम्पशन ऐसी होती थी। हमारी लाइफ चूँकि सेडेंट्री है और हम लोग उस तरह उसको यूटिलाइज़ नहीं करते,
तो उस तरह हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको लेना डेंजरस है, क्योंकि बॉडी की एक कैपेसिटी है ना उसको डाइजेस्ट करने की, उसको एब्जॉर्ब करने की, तो आप अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो इट विल स्टार्ट ठीक है एक्यूमुलेटिंग। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल लेकिन बड़े मज़ेदार सा सवाल है। एक दिल क्या चाहता है, एक दिल को क्या चाहिए, एक अच्छे दिल को, कि वो बीमारियों से पाक भी रहे, वो उसे कोई तकलीफ भी ना हो, तो एक अच्छा दिल क्या मांगता है, कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहता है? मेरे ख्याल में वो अगर आप उस हिसाब से देख रहे तो मेरे ख्याल में एक अच्छे दिल को मुतमईन होना चाहिए। हाँ, अगर दिल मुतमईन है, आप अपनी स्किन में खुश है, आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है। और डॉक्टर साहब एक जिगर क्या वेरी मांगता है? गुड आंसर, वेरी गुड आंसर Very good डॉक्टर answer. महबूब, डॉक्टर बहुत साहब अच्छा आपसे जवाब मुझे एक जिगर क्या मांगता है, वो कैसे कहता है कि यार मेरा ख्याल रखना है तो बस ये चीज़ें करो तो मैं ठीक रहूँगा? हमारा एम्फेसिस ज़्यादा डाइट पे होता है कि आपकी डाइट जितनी साफ़ है, जितनी सिंपल है, आप उतना ही आपका जिगर और आपकी बॉडी हैप्पी है। आप जितने ठीक है please। डॉक्टर साहिबा, इस जिगर के लिए हम जाते हैं जिगर के टोटे की तरफ, वो है ज़ैनब नहीं किचन आ जाए आप लोग भी हमारे साथ, हमने जो है वहाँ पे आज आप दोनों को लेके जाते हैं। ठंडा शरबत भाभी जो है क्या वो बनाती हैं बनवाएं। आप? अच्छा, मैं जो भी बनवा लें मतलब भाभी सबसे अच्छा, अगर अगर मैं आ जाऊँ क्या था किसी ये? दिन जी। भाभी के घर को, भाभी मैंगो आज साबुत। अगर काबली पुलाव मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, तो भाभी को काबली पुलाव आता है बनाना? नहीं, भाभी पख्तून डिश क्या आती है बनानी? मुझे मटन से रिलेटेड मीट तो चिकन महंगी वाली से चीज़ है। गुड डॉक्टर साहब, आगे नहीं, क्या मटन में क्या अच्छा बना लेते हैं? मैं कढ़ाई अच्छी बना लेती हूँ, ठीक है। मैं टिक्के अच्छे बना लेती हूँ, ठीक है। नमकीन गोश्त अच्छे बना लेती हूँ। नमकीन गोश्त, अच्छा रौश की तरफ है कोई? यस, दमपो दमपोक, दमपुख्त रौश के लिए भाभी ठीक है। आपका भाई हाजिर हो जाएगा। जी मैडम। जी आप रेसिपी बता दो, जी मैं रेसिपी बता देती हूँ। बता दो। मैंगो सागू ड्रिंक के लिए यहाँ पे मैंने सागू दाना जो है 1 कप लिया था, उसको बॉईल कर लिया था। आम 2 अदद लिए हैं, मैंने उसको चॉप कर लिया था, क्यूब कटिंग में कर लिया था। दूध 2 कप, कंडेंस मिल्क 1/2 कप इसमें जाएगा। फ्रेश क्रीम या टेट्रा पैक की क्रीम आप 1/2 कप यूज़ कर सकते हैं। जेली मैंगो फ्लेवर में यूज़ करें। तुख्मे बालंगा और बर्फ़ इसमें जो है वो जाएगी। जो तुख्मे बालंगा है उसको 2 से 3 टेबलस्पून आप भिगो के रख दें तो वो फूल जाएगा, तो आपने तब शामिल करना है। ठीक है। और साबूदाना को आपने बहुत अच्छे से पका लेना है। जैसे ही आप देखें कि साइड्स पे ना एक लेयर बन जाती है, तो आज आपकी आपका आवाज़ में इश्क क्यों है? जिस तरह आपने बताया जैसे इश्क वाली आवाज़ नहीं होती, और आपने डालना है इसमें साबूदाना और कर लेना है, और फिर उसके वरना आपने साबूदाना ऐसे कर रही होती है। आज ये इश्क क्यों है आवाज़ में? बहुत दर्द है। गुड वन ज़ैनब, 10 आउट ऑफ 10 ऑन और दैट। उसके बाद आपने मैंगो के चंक्स काट लेने हैं। जेली भी मैंगो वाली लीजिएगा ताकि जो फ्लेवर है उसका मैंगो वाला ही आए। अब वैसे प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं, अगर एक मैंगो का क्यूब कर लें तो एक प्यूरी डाल दें इसके ठीक अंदर, है। ब्लेंडर में आप मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा एक फरमाइश है आपसे, दूध दुलारी बनानी है आपने, ओके डन। ठीक है? मैंने कुछ ऐसा पहले कहीं तो अपने खाई, घर पे बनाओ ना। मैं बता रही हूँ ना, रुक जा, बता रही है। बोलूँ। दूध दुलारी मैंने खाई और बड़ा बहुत मैंने पहली दफ़ा खाई थी तो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके बाद मेरी बहन ने रिसेंटली खाने पे बुलाया हुआ था और उसने बनाई हुई थी ज़ैनब आम दुलारी। अच्छा, क्या आम दुलारी थी कि बस दिल करे तो उसके हाथ चूम लूं। आपको आम लेकिन पसंद है तो आप लेकिन आप ऐसे उसके हाथ चूम लो। नहीं, मैं चूम सकती हूँ आपके हाथ। लेकिन उसमें जो सेकंड चीज़ होती है वो ये, मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छी तब लगती हैं जब वो ठंडी हो। जी, क्योंकि कुछ लोग बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन वो क्योंकि खास टेम्परेचर पे ठंडी नहीं हो पाती, तो इसलिए वो खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। आजकल हर गर्मी का चीज़ ठंडी मौसम, नहीं खानी चाहिए आपको, जैसे और पीनी भी नहीं चाहिए। हर चीज़ गर्म भी नहीं खानी चाहिए, मुंह जल जाता है। मुंह जल जाता है, लेकिन ठंडी चीज़ें जो है वो जैसे ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, आपका गला खराब हो सकता है। डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बड़ी बहन भाई बात आपसे आई है। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहन भाई मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि खाना खा सकूँ उनके घर बहुत पे। अरसे बाद हुमायूं ने किसी के साथ रिश्तेदारी बनाई है, रिश्तेदारी आपने बनाई है। नोटिस किया? हाँ, ये बात बहुत खाने नहीं, के आप ये सिर्फ खाने के लिए मैंने नहीं किया, मुझे बड़ी बहन वाली वाइब आई है डॉक्टर साहिबा से। और हलीमा थैंक यू सो वेरी मच, आपसे दोस्त वाली वाइब है, और ज़ैनब आपसे भी दोस्त वाली वाइब है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हमारी आपस में बहनों वाली वाइब है। आपने किया है। डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा, क्या ऐसी डॉक्टर साहिबा चीज़ बनाती है जो आप कहते हैं कि क्या कर दिया है ये तमीना जान? वो आपने सुना नहीं कि वो शोहर के दिल का रास्ता जो है मैदे से होके जाता है,
हाँ। तो इनके ऊपर ये बड़ा अच्छी तरह अमल करती है। अच्छा, मैंने जब हमने इंट्रोडक्शन देखा तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ने लिख के तो नहीं दिया तमीना जान, मैंने कहा नाम यही है कि नहीं है? आपका नाम तमीना जान ही है। Yes, मेरा नाम चले तमीना बेहतरीन हो गया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला जल्दी मुलाकात होगी। गर्मी का मौसम है, ज़्यादा ज़्यादा पानी पिए, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू एट द मोमेंट। और सब पानी इतना ज़्यादा पिए कि आपकी जो डिहाइड्रेशन है उसको आप कंपनसेट कर सकें। जैसे हलीमा अक्सर कहती है ORS का भी इस्तेमाल करें ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बैलेंस रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा की तरह हम आपसे यही कहेंगे, आपका हर दिन, हर महीना और हर साल बहुत अच्छा गुजरे।